हेलो फ्रेंड्स, मैं रविशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रेकियोस्टोमी और एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन के बारे में। काफी बार क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है, क्या साइज होती है, क्यों अपन काम में लेते हैं, कैसे कैसे अपन जो है वो इंसर्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं ट्रेकियोस्टोमी की। नाम आपने सुना होगा ट्रेकियोस्टोमी। देखिए ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है। ऑस्टोमी जहां भी वर्ड लगता है, ऑस्टोमी का मींस क्या होता है, कोई भी इंसिजन बनाना या होल बनाना। और ट्रेकिया जो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो पार्ट होता है ट्रेकिया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी प्रोसीजर क्या होगा कि ट्रेकिया के अंदर कोई भी होल जो होता है उसका इंसर्शन करना ही क्या कहलाता है, ट्रेकियोस्टोमी कहलाता है। यानी एयरवे जो है, अगर अपर एयरवे किसी भी रीजन से ब्लॉक हो गया, कोई केनाइन बाइटिंग हो गई, नेक के अंदर कोई एडिमा आ रखा है या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई फॉरेन बॉडी जो है या स्वेलिंग आ गई, फेरेंजाइटिस हो गया, लेरिंजाइटिस हो गया, जब एक्सीडेंट हो गया, फेस के ऊपर बर्न हो गया, ऐसे केसेस के अंदर जो है वो ट्रेकियोस्टोमी करी जाती है। या कोई पेशेंट जो लॉन्ग टर्म से इंट्यूबेट है, यानी जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी है, वेंटिलेटर के ऊपर है, वो उस एंडोट्रेकियल ट्यूब को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, उस केस में भी अपन जो है वो ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। तो ट्रेकियोस्टोमी का मींस क्या होता है, इंसिजन बनाना। और इंसिजन बनाने के पीछे रीजन पर्पस क्या होता है, टू मेंटेन द पेटेंट एयरवे। यानी एयरवे जो है वो क्या रहना चाहिए, पेटेंट रहना चाहिए। पेटेंट का मींस क्या होता है, ओपन रहना चाहिए, पेशेंट इजीली ब्रीथ कर सके। उसी ओपनिंग से उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं। रीजन आपको बता दें कि किस किस केस में अपन कर सकते हैं। कोई भी अपर वे का ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भी वहां स्वेलिंग आ गई, एडिमा हो गया, या कोई फॉरेन बॉडी जो है वो वहां उलझ गई, लेरिंजाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, यानी अपर एयरवे जो किसी भी तरीके से अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है उस केस में अपन ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। कोई केनाइन बाइटिंग हो गया, अगर फेस के अंदर बर्न होता है, उस केस के अंदर पेशेंट है वो इजीली ब्रीथ नहीं कर पाता। ये सभी के सभी क्या है, इसके इंडिकेशन है। उन सभी केसेस में अपन क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। अब बात करें ट्रेकियोस्टोमी के टाइप होते हैं कि ट्रेकियोस्टोमी जो है वो किस किस टाइप की होती है। अगर ट्रेकियोस्टोमी की टाइप की बात करी जाए तो पहले बेसिस के ऊपर होता है, एक टेम्पररी होता है और एक परमानेंट होता है। टेम्पररी और परमानेंट का मींस क्या है, टेम्पररी का मींस के कुछ टाइम पीरियड के लिए ही अपन ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, और परमानेंट का मींस क्या कि 6 महीने साल भर तक भी पेशेंट जो ट्रेकियोस्टोमी के ऊपर रहता है, उस कंडीशन को या उस टाइप को अपन कौन सा टाइप बोलते हैं, परमानेंट टाइप बोलते हैं। इसके अलावा ट्रेकियोस्टोमी के अंदर जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब काम में जाती है उसके भी कुछ टाइप होते हैं। एक कफ्ड ट्यूब होती है और एक नॉन कफ्ड होती है। दूसरे टाइप की बात करें, सिंगल ल्यूमन भी होती है और डबल ल्यूमन भी होती है। इसके अलावा बात करें अदर टाइप की, एक फेनेस्ट्रेटेड होती है और एक नॉन फेनेस्ट्रेटेड होती है। अब बात करते हैं कि होती क्या है। कफ और नॉन कफ की बात करें, वो ट्यूब जिसके अंदर कफ प्रेजेंट होता है, जिसको अपन इन्फ्लेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, कौन सी ट्यूब कहलाती है, कफ ट्यूब कहलाती है। जिसके अंदर कफ प्रेजेंट नहीं होगा, जो अपोजिट होगी नॉन कफ ट्यूब होगी, इजीली रिमूव भी हो सकती है। सिंगल ल्यूमन और डबल ल्यूमन का मींस क्या होता है, वो ट्यूब जिसके अंदर ल्यूमन जो है वो दो होते हैं, दो ओपनिंग होती है, कौन सी ल्यूमन कौन सी ट्यूब कहलाती है, डबल ल्यूमन ट्यूब सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है, कौन सी ट्यूब कहलाती है, सिंगल ल्यूमन ट्यूब। बात करें फिर फेनेस्ट्रेटेड और नॉन फेनेस्ट्रेटेड की। फेनेस्ट्रेटेड का मींस क्या होता है, वो ट्यूब जिसके अंदर जो है वो एक होल होता है, एक ओपनिंग होती है ट्यूब के बीच में, जहां से जो क्या एयर है वो इजीली पास हो सकती है। अगर एयर इजीली पास हो सकती है तो ये ट्यूब किसी पेशेंट को लगी हो, पेशेंट इजीली पास कर सकता है, टोकेटिव होता है। तो इस ट्यूब को अपन टोकेटिव ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब भी बोलते हैं। एकमात्र ट्यूब है फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब, जो अगर पेशेंट को लगी हो तो पेशेंट है वो इजीली बात कर सकता है, बाकी किसी भी ट्यूब के अंदर पेशेंट जो है बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। तो फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब ही एकमात्र ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर पेशेंट जो है वो बात कर सकता है, टोकेटिव ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है। इसके अलावा बात करें अपन
ट्रेकेस्टोमी ट्यूब जो है वो कहाँ प्लेस करते हैं, कौन सी पोजीशन होती है, लगाने से पहले कौन सी पोजीशन होती है, लगाने के बाद कौन सी पोजीशन होती है। अभी तक अपन ने बात करी इंडिकेशन किस में लगाना है, प्रोसीजर क्या होता है, और ट्यूब जो है वो कौन कौन से टाइप की होती है। चलिए बात करते हैं अपन ट्रेकेस्टोमी प्रोसीजर की। प्रोसीजर में आती है कि प्रोसीजर जब भी अपन इंसर्ट करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले बात आएगी पोजीशन की, कि कौन सी पोजीशन अपने को देनी है। तो जब भी अपन ट्यूब इंसर्ट करवाने जा रहे हैं उस केस के अंदर सबसे पहले पेशेंट को जो है वो हाइपर जो है एक्सटेंशन करवाया जाता है नेक का, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक क्या होता है, नेक को ऊपरी तरफ एक्सटेंड करा के फिर इंसर्ट करवाई जाती है। इंसर्ट करवाएंगे तो कौन सी रिंग के बीच में जनरली प्रेफर की जाती है, सेकंड एंड थर्ड रिंग जो होती है उनके इन बिटवीन सबसे प्रेफरेबल साइट है जिसके अंदर जो है अपन ट्रेकेस्टोमी ट्यूब जो है इंसर्ट करवाते हैं। जब भी ट्रेकेस्टोमी ट्यूब इंसर्ट करवा दी उसके बाद पेशेंट को बाद में कौन सी पोजीशन देनी है, पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन जो है पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है। लगाने से पहले जब भी लगाने जा रहे हैं तो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक होना चाहिए, उसके बाद जो है पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करवाई जाती है। कौन सी रिंग के अंदर करवाते हैं, सेकंड टू थर्ड रिंग के अंदर जो है वो जनरली इंसर्ट करवाई जाती है। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब जो होती है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब की कंटिन्यूअसली सक्शनिंग करना भी जरूरी होती है क्योंकि सिक्रेशन आते रहते हैं, और अगर कंटिन्यूअसली सक्शनिंग नहीं करी गई तो एयरवे जो है वो सक्शन की वजह से उस सिक्रेशन की वजह से ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। तो सक्शनिंग जब भी करवाई जाती है तो सक्शनिंग कभी भी टाइमिंग क्या होता है 5 to 10 सेकंड, मैक्सिमम जो है 5 से 10 सेकंड ही सक्शनिंग करवाई जाती है। 5 से 10 सेकंड से ज्यादा सक्शनिंग जो है उसने वो नहीं करवानी है। इसके अलावा बात करें जब भी सक्शनिंग करवाते हैं उससे पहले पेशेंट को 100% ऑक्सीजन से हाइपर ऑक्सीजनेट करवाया जाना चाहिए। हाइपर ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए 100% ऑक्सीजन से। रीजन क्या है, क्योंकि जब भी अपन सक्शनिंग करवाएंगे तो पेशेंट के हाइपोक्सिया होने के या ब्रेडिकार्डिया इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है होने के चांसेस जो है होते हैं। इसलिए सबसे पहले पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेटेड करवाए, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन दें, उसके बाद ही सक्शनिंग करें। मैक्सिमम कब तक 5 to 10 सेकंड ही होना चाहिए। जब भी कैथेटर अपन इंसर्ट करवाते हैं तो कैथेटर जो है वो रोटेटिंग मूवमेंट में अपने को करना है, विड्रॉ करना है ताकि सक्शन उससे बाहर आता रहे। कई बार क्वेश्चन आता है सक्शन कैथेटर जो होता है उसकी साइज के ऊपर, तो सक्शन कैथेटर जो होता है उसकी साइज क्या होती है। सक्शन कैथेटर की साइज जो होती है वो अकॉर्डिंग टू द एज जो होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग मीन्स अगर इन्फेंट है तो 5 से लेके 8 फ्रेंच का कैथेटर जो है वो काम में लिया जाता है। अगर चाइल्ड है तो 8 से 10 फ्रेंच का कैथेटर जो है वो काम में लिया जाता है, और अगर पेशेंट जो है वो एडल्ट है तो 12 से लेके 14 फ्रेंच का कैथेटर जो है वो काम में लिया जाता है। तो ये अलग अलग है, इन्फेंट के लिए कितनी साइज होगी, चाइल्ड के लिए कितनी साइज होगी और एडल्ट के लिए कितनी साइज होगी। ये क्वेश्चंस भी जो है एग्जाम में पूछे हैं कि सक्शन कैथेटर अगर ट्रेकियोस्टोमी में करवाना है या एंडोट्रेकियल ट्यूब में करवाना है तो उनकी प्रॉपर साइज जो है वो क्या होगी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सक्शन करवा रहे हैं उस सक्शन मशीन का प्रेशर कितना होना चाहिए। तो सेम कंडीशन है, वो भी एज के अकॉर्डिंग अलग अलग है। अगर पेशेंट इन्फेंट है तो सक्शन का प्रेशर 60 to 80 mm ऑफ Hg होता है। अगर बच्चा है चाइल्ड एज के अंदर है तो प्रेशर 80 to 100 mm ऑफ Hg होता है, और वही पेशेंट अगर क्लाइंट जो है वो एडल्ट है तो प्रेशर 100 to 120 mm ऑफ Hg होता है। यानी प्रेशर जो होता है वो भी क्या होता है एज के अकॉर्डिंग क्या चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो ये क्या था कि कितने प्रेशर से अपने को सक्शनिंग करवानी है, कौन साइज का कैथेटर अपने को काम में लेना है, और कौन कौन सी पोजीशन अपने को ड्यूरिंग इंसर्शन और आफ्टर इंसर्शन पेशेंट को देनी है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं, पोजीशन भी आ सकता है, कौन सी रिंग इंसर्ट करवाते हैं ये भी आ सकता है, बाद में कौन सी पोजीशन देनी है ये पूछा सकता है, कितने टाइम के लिए मैक्सिमम सक्शनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन अगर बात करी जाए सक्शनिंग का तो सक्शनिंग के अंदर ब्रेडिकार्डिया अपने को देखने को मिलता है पेशेंट को, और हाइपोक्सिया देखने को मिल सकता है। तो पेशेंट को कंटिन्यूअसली इस चीज के लिए इन दो साइन सिम्टम के लिए कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना है कि इन दोनों में से कोई भी साइन सिम्टम पेशेंट को तो नहीं आ रहा है।
ठीक है, अब बात करते हैं आगे ट्रेकियोस्टोमी की वजह से होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशंस और कुछ प्रिकॉशंस अपने को क्या क्या ध्यान में रखने हैं। चलिए बात करते हैं ट्रेकियोस्टोमी के कॉम्प्लिकेशंस और कुछ प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस की बात ऐसी है कि ट्रेकियोस्टोमी जो है एक ओपन इंसिजन है, तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो इन्फेक्शन होने के चांसेस में एक तो अपने को सक्शनिंग जो है वो कंटिन्यूअसली करते रहनी है, इंटरमीडिएट सक्शनिंग जो है वो होनी जरूरी है। फर्स्ट 24 आवर्स जो होते हैं, फर्स्ट 24 आवर्स उसमें अपने को हर एक 30 मिनट में सक्शनिंग करनी होती है, और आफ्टर 24 आवर्स अपने को क्या करना होता है, आफ्टर 24 आवर्स जो है अपने को हर एक 2 से 3 घंटे में सक्शनिंग करनी है जो जरूरी होती है, जिसकी वजह से एयरवे ब्लॉकेज होने के चांसेस क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं। इसके अलावा जो कैनुला होता है, इनर जो कैनुला होता है, टीटी का 2 कैनुला होता है, आउटर कैनुला और इनर कैनुला। इनर कैनुला को अपन इजीली जो है रिमूव भी कर सकते हैं, ऑब्ट्यूरेटर होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ये डायग्राम जब भी आप देखोगे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज ऑब्ट्यूरेटर होती है और कौन सा इनर कैनुला होता है और कौन सा आउटर कैनुला होता है। चलिए बात करते हैं अपन कैनुला के। इनर कैनुला जो है वो भी क्या किया जाता है, हर एक 2 से 4 घंटे के अंदर क्लीन किया जाता है। और क्लीन किस किस से कर सकते हैं, सोडा बाइकार्ब से कर सकते हैं, H2O2 से कर सकते हैं, या NS से भी कर सकते हैं, 0.9% नॉर्मल सलाइन से भी उसको क्लीन किया जा सकता है। इसके अलावा जो ओपनिंग बनी है, जो स्टोमा बना है, यहाँ पे जो स्टोमी अपन ने बनाई है, उस ओपनिंग के ऊपर भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या वैसलीन जो है अपने को कंटिन्यूअसली लगाते रहनी है, ताकि वो एरिया रफ ना बने और वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस जो वो क्या हो, कम से कम हो। तो कंटिन्यूअसली अपने को स्टोमा का ऑब्जर्वेशन भी करना है, वहाँ से कोई ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्चार्ज वहाँ से नहीं होना चाहिए, और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो उसके ऊपर अप्लाई करते रहना है। तो ये क्या थे कंटिन्यूअस प्रिकॉशंस थे किस चीज की, ट्रेकियोस्टोमी की। बात करें ट्रेकियोस्टोमी के कॉम्प्लिकेशन की कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें, पहला कॉम्प्लिकेशन है वो है ट्रेकियोमलेशिया। ट्रेकियोमलेशिया मींस क्या होता है, इरोजन हो जाता है और परमानेंटली डायलेशन हो जाता है ट्रेकिया का, कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रेकियोमलेशिया। लॉन्ग टर्म तक अगर ट्रेकियोस्टोमी लगी है तो ट्रेकियोमलेशिया होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सेकंड में बात करें ट्रेकियोस्टेनोसिस। ट्रेकियोस्टेनोसिस का मींस क्या है, नाम से पता लग रहा है कि ट्रेकिया जो है वो क्या हो जाता है, नेरो हो जाता है, नेरोविंग भी हो सकती है ट्रेकिया की। इसके अलावा ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, TEF, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला बन सकता है, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में कोई अबनॉर्मल ओपनिंग भी बन सकती है। इसके अलावा ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला, बहुत रेयर चांस होते हैं, और जो इनोमिनेट आर्टरी होती है उसके और ट्रेकिया के बीच में भी अबनॉर्मल ओपनिंग होती है, होने वाली कंडीशन कहलाती है ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं लॉन्ग टर्म तक अगर जो है उसकी केयर नहीं करी गई, या वहां कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या डालने का प्रोसीजर जो इंसर्ट करवाने का वो गलत था, प्लेसमेंट ट्यूब का जो था वो गलत था, उनकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन जो है राइज हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन थे किस चीज की, ट्रेकियोस्टोमी की। अब एक सेम सा प्रोसीजर होता है ट्रेकियोस्टोमी के अलावा एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन, सेम ही प्रोसीजर है, पर्पस भी लगभग सेम ही है। क्या होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं अपन एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन के बारे में। बात करते हैं एंडोट्रेकियल या ET इंसर्शन। एंडोट्रेकियल इंसर्शन भी होता है कि ट्यूब जो होती है वो ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट करवा जाती है। यहाँ ओपनिंग करके अपन करवा रहे थे ट्रेकियोस्टोमी में, यहाँ क्या होता है, मोस्ट ऑफ तो ओरल कैविटी से ट्रेकिया तक पहुंचाई जाती है। ET ट्यूब का डायग्राम आप देख सकते हैं। ET ट्यूब होती कैसी है, ET ट्यूब जो है अलग अलग साइज की होती हैं, कौन कौन सी साइज होती है हम बात करेंगे, बट दिखने में जनरली कैसी होती है अपन डायग्राम में देख सकते हैं कि ET ट्यूब का ये डायग्राम है। ओरल कैविटी से जनरली इंसर्ट करवाई जाती है, काफी रेयर केसेस के अंदर इसको अपन नेजल कैविटी से भी इंसर्ट करवाते हैं। तो और बात करें अपन एंडोट्रेकियल इंसर्शन की, तो एंडोट्रेकियल इंसर्शन जो है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, मैक्सिमम अपन 10 to 14 डेज तक ही जो है एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करवा के रख सकते हैं। अगर लॉन्ग टाइम उसको जरूरत है ट्यूबिंग की तो उसकी क्या की जाती है, फिर ट्रेकियोस्टोमी की जाती है। बात करें ET इंसर्शन के पीछे पर्पस क्या होता है, काफी पर्पस है, वही है ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करवाना, यानी एयरवे जो है उसको पेटेंट रखना। इसके अलावा अगर कोई एनेस्थेटिक एजेंट अपने को देना है डायरेक्ट लंग्स के अंदर, एनेस्थेटिक एजेंट अपन दे सकते हैं। कोई ब्रोंकोडायलेटर ड्रग अगर देनी है तो ब्रोंकोडायलेटर ड्रग भी अपन देनी है। कुछ सर्फेक्टेंट्स होते हैं बच्चों
के अंदर जहां सर्फेक्टेंट्स का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, बन नहीं पाते, एल्वेलाई कोलैप्स हो जाते हैं, उस केस के अंदर सर्फेक्टेंट जो होते हैं वो भी एंडोट्रेकियल की रूट से ही दिए जाते हैं। तो ये काफी पर्पस है जिसके चलते अपने को क्या करवाना पड़ता है, ईटी इंसर्शन करवाना पड़ता है। बात करें ईटी इंसर्शन जो है वो अपने को कहां तक जनरली करवाना है। ईटी इंसर्शन जब भी करवाया जाता है तो ट्रेकिया का जो लास्ट पार्ट होता है जहां से ब्रोंकस के अंदर डिवाइड होती है, डिवाइडेशन वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, कैरिना। कैरिना के 1 इंच अबव तक, 1 इंच ऊपर तक अपने को करवाना है एंडोट्रेकियल ट्यूब का इंसर्शन करवाना है। बात करें उसके फिक्सेशन की कि कैसे उसको फिक्स करेंगे अपन या कैसे पता लगाएंगे कि प्लेसमेंट जो है वो सही है। 2 तरीके, अगर एग्जैक्ट अपने को पता लगाना है तब तो अपने को क्या करवाना पड़ेगा, उसका एक्सरे करवाना पड़ेगा। एक्सरे से अपने को एग्जैक्ट प्लेसमेंट ईटी ट्यूब का जो है पता लग जाता है। इसके अलावा स्टेथोस्कोप के थ्रू भी अपन जो है वो लंग साउंड सुन के, एयर की एंट्री सुन के भी अपन पता लगा सकते हैं उसका प्लेसमेंट कहाँ है। अगर स्टमक के अंदर प्लेसमेंट है, मान लो बाई चांस जो है वो ईटी ट्यूब इसोफेगस के अंदर चली गई तो अपने को स्टमक के अंदर जो है वो लाउड एयर साउंड सुनाई देगा जब भी अपन ईटी ट्यूब के अंदर एयर जो है वो पुश करेंगे। अदरवाइज अगर चेस्ट राइज हो रहा है, अगर चेस्ट के अंदर साउंड ज्यादा आ रहा है एयर पुश करने में, इट मींस प्लेसमेंट जो है वो क्या है, सही है। अदरवाइज कंफर्मेटरी पूछा, कंफर्मेटरी प्लेसमेंट अपन किसके थ्रू कर सकते हैं, तो कंफर्मेटरी प्लेसमेंट किसके थ्रू फिक्स कर सकते हैं अपन, एक्सरे के थ्रू अपन पता कर सकते हैं कि ईटी ट्यूब जो है वो कहाँ फिक्स करी गई है। इसके अलावा फिक्स करने के लिए उसको इन्फ्लेट भी किया जाता है, उसके अंदर भी कफ होता है, कफ को इन्फ्लेट कर दिया जाता है एक प्रॉपर प्लेस पे जाके, ताकि ट्यूब जो वहां से हिले ना और वापस विड्रॉ ना हो, वहां से इजीली रिमूव ना एक्सीडेंटली, इसलिए उसको इन्फ्लेट भी कर दिया जाता है। और इन्फ्लेट करते हैं उस कफ का प्रेशर जनरली 20 to 25 mm ऑफ Hg होता है, जो अपने को हैंड होल्ड एनालॉइड मैनोमीटर होता है उसके थ्रू कंटिन्यूअसली मेजर करते रहना। प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए, अगर बढ़ेगा तो उसकी वजह से भी एयरवे जो है ब्लॉकेज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो एयर की वजह से ही जो कफ है वो क्या होता है, इन्फ्लेट होता है। बात करें अपन ईटी के साइज की कि कौन कौन सी ईटी की साइज काम में ली जाती है। जनरली ईटी की साइज और टीटी की साइज दोनों की साइज क्या होती है, सेम होती है। ईटी की साइज काफी एग्जाम में पूछी गई है। बात करें अपन किसकी साइज की होती है, तो यहाँ भी एज के अकॉर्डिंग जो है वो सबकी साइज जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। चलिए बात करते हैं साइज की। साइज की बात करें तो साइज जो है वो एज के अकॉर्डिंग होगी। अगर कोई भी न्यू बोर्न है तो अपने को किस साइज की जो है वो एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो जनरली काम में लेनी है। तो बच्चा जो होता है उसके अंदर सबसे छोटी साइज की ईटी ट्यूब जो है वो काम में आती है। जनरली साइज होती है 2.5 to 4 mm, 2.5 से लेके 4 mm की ट्यूब जो है वो जनरली काम में ली जाती है। इसके अलावा बात करें अपन इन्फेंट की, इन्फेंट के अंदर 4 to 5 mm साइज जो होती है वो जनरली काम में ली जाती है ईटी की। इसके अलावा बात करें अपन चाइल्ड की, तो चाइल्ड के अंदर जो है वो 5 से लेके 7 mm तक की ईटी जो है वो काम में ली जाती है। और एट लास्ट अपन बात करें एडल्ट की, एडल्ट के अंदर एवरेज 7 to 9 mm और 9.5 तक भी ईटी आती है। 9.5 की ईटी पे अपन काम में ले सकते हैं। बात करते हैं उसके थ्रोट से जो लेवल होता है उसकी साइज की, तो अकॉर्डिंग टू द एज जो होता है वो भी ईटी का साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। हेड को टिल्ट करके, चिन को लिफ्ट करके जो है वो अपन क्या करते हैं, इंट्यूबेट करते हैं। स्ट्रेट होना चाहिए सारा का सारा एयरवे जो है। उसके बाद ओरल कैविटी से अपन क्या करते हैं, ईटी को इंसर्ट करवाया जाता है और उसका प्लेसमेंट चेक किया जाता है। उसके बाद उसको जो ऑक्सीजन ड्राइव होता है, चाहे वो कोई सीपैप मशीन हो या बाईपैप मशीन हो, या इसके अलावा मोस्ट ऑफ जो कनेक्ट किया जाता है वो वेंटिलेटर से किया जाता है। क्योंकि सीपैप और बाईपैप जो होते हैं वो एक इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं होते, वो सिर्फ अपन क्या करते हैं, मास्क के थ्रू ही बाहर से ऑक्सीजन देते हैं। तो उसके बाद उसको किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, ऑक्सीजन डिवाइस जो होती है, मोस्टली वेंटिलेटर जो होता है उससे कनेक्ट कर देता है और कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन जो है उसको देता रहता है। इसके अंदर भी अपने को सक्शनिंग करनी होती है। सक्शन आ रहा है तो प्रोसीजर सारा का सारा वही है जो ट्रेकेस्टोमी में था, वही प्रेशर है, वही साइज के कैथेटर अपने को जो है वो इस केस के अंदर काम में लेने हैं।
ये क्या था आज का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी छोटे छोटे क्वेश्चन जो है इन टॉपिक्स में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बनते हैं, ट्रेकियोस्टोमी और एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कंटिन्यूसली हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से आप जुड़े रहें। अभी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।